हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका रेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है मृत्युंजय कुमार मिश्रा और मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। क्लास 12th की बायोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा आपको। और आप सभी क्लास 11th पास करके आए हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पहला चैप्टर है क्लास 11th का, ये इस यूनिट में 4 चैप्टर है और ये चारों चैप्टर रिप्रोडक्शन के ऊपर ही है, ठीक है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें आपको बेसिक आइडिया दिया जाएगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या है, कैसे होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसमें कई सारे इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, लाइफ स्पैन के बारे में पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि सर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है, ठीक है। फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होता है। ऐसे ही फेजेस के बारे में भी पढ़ेंगे, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। मैं जो समझाऊंगा सारी चीज़ें हिंदी में समझाऊंगा। जो चीज़ें बोलने वाली हैं वो बोल भी दूंगा कि हाँ भाई इसकी हिंदी ये होती है। जैसे ये हमारा चैप्टर ही मान लीजिए कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तो ये है जीवों में जनन। इसके बाद वाला जो चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है मानव जनन। उसके बाद वाला जो चैप्टर है वो है जनन स्वास्थ्य, ठीक है। तो हम अगर बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि रिप्रोडक्शन होता क्या। तो आप बोलोगे सर टू रिप्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात, टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो एनसीईआरटी आपकी क्या लिखती है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच वी प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। जो आपने बताया वही एनसीईआरटी ने लिखा। तो हिंदी वाले सुनेंगे कि ये एक ऐसा जीव वैज्ञानिक प्रक्रम है जिसमें हम नए जीवों को उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आप समझ जाओगे। और ये इंग्लिश क्लास जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में चलेगी, बाइलिंगुअल चलेगी। मैं जो चीज़ें लिखूंगा केवल वही इंग्लिश में होंगी, लेकिन मैं उसकी भी हिंदी आपको बता दूंगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हाँ भाई इसकी हिंदी ये होती है, ठीक है। तो आप उसके लिए भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, ठीक है। हम आपको बताते चलेंगे कि हिंदी मीडियम वालों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो, ना इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत हो। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, पहले तो हमने देख लिया कि सर रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो दोस्तों रिप्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइफ स्पैन की। लाइफ स्पैन की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि लाइफ स्पैन क्या होता है, आइए देखते हैं। रिप्रोडक्शन हमने लिख लिया, क्या लिखा कि टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वही हम करेंगे। देखिए एनसीईआरटी ही हमारी इकलौती ऐसी बुक है जो हम पढ़ेंगे और किसी भी बुक को रेफरेंस नहीं बनाना है, केवल एनसीईआरटी को ही रेफरेंस बना के चलना है, ठीक है। एनसीईआरटी जो है आपके लिए रामबाण है, मैं बता रहा हूँ। एनसीईआरटी के अलावा कोई भी किताब आपको बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है। अगर आप द रेस से पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी किताब नहीं खरीदनी है, केवल एनसीईआरटी खरीदिए और एनसीईआरटी को पढ़िए, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। अब इसके बाद जो ये ऑर्गेनिज्म है वो एक लाइफ एग्जिबिट करेगा, मतलब एक लाइफ जिएगा, एक जीवन जिएगा। और उस जीवन की जो अवधि होगी उसको हम जीवन अवधि या फिर लाइफ स्पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन होता क्या है सर? तो दोस्तों लाइफ स्पैन का मतलब होता है बर्थ से लेके, मतलब जब से जन्म हुआ उस ऑर्गेनिज्म का और उसकी नेचुरल डेथ तक को हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। तो बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन। आई बात समझ में? बर्थ टू नेचुरल डेथ को हम क्या कहेंगे? लाइफ स्पैन कहेंगे। तो बर्थ हुआ, नेचुरल डेथ हुई, एक्सीडेंटल डेथ को हम इसमें कंसीडर नहीं करते, केवल नेचुरल डेथ को ही कंसीडर करते हैं। अब लाइफ स्पैन की एक बहुत रोचक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। देखिए लाइफ स्पैन को हम कभी साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते, कभी किसी के साइज से कोरिलेट नहीं कर सकते। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है लाइफ स्पैन का। देखिए मतलब कहने का ये मतलब है कि साइज के ऊपर लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता। अब कैसे नहीं करता सर? हाथी जो है वो कितने साल जिएगा? 60 से 90 साल जिएगा, ठीक है। हाथी 60 से 90 साल जिएगा।
इंसान कितने साल जिएगा? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 साल जिएगा। ठीक, वैसे भी एवरेज लाइफ स्पैन इंसान की कम होते जा रही है। ठीक है, तो कभी भी साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर साइज के ऊपर डिपेंड करता तो हाथी को तो 3-4 हज़ार साल जीने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं जीता है वो। तो वो कैसे जीता है? 60 से 90 साल तक जीता है। इंसान भी लगभग उतने ही साल जीता है। तो ऐसा थोड़ी है कि साइज हो गई बड़ी तो हमारा लाइफ स्पैन ज़्यादा हो जाए। ऐसा ही एक एग्जाम्पल आपके एग्जाम बुक में दिया हुआ है, क्रो। क्रो मतलब होता है कौवा। कौवा 15 साल इसकी लाइफ स्पैन दी हुई है। और जितने भी हम लाइफ स्पैन की बात करते हैं, एक एवरेज लाइफ स्पैन डिसाइड किया गया हर ऑर्गेनिज्म के लिए, हर जीव के लिए एक एवरेज लाइफ स्पैन डिसाइड किया गया। उसी लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं। आपके एनसीईआरटी में जब आप पहले पेज से दूसरे पेज पे जाओगे तो वहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। उस चार्ट को आप देखोगे, उसमें कई सारे चीज़ों के लाइफ स्पैन दिए हुए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एनसीईआरटी जो है आपकी, उसमें पहला हाथी दिया होगा, एलिफेंट दिया होगा, रोज, डॉग, बटरफ्लाई, बनाना ट्री, काऊ, क्रो, पैरेट, क्रोकोडाइल, राइस प्लांट, फ्रूट फ्लाई, बनियान ट्री, हॉर्स और टॉर्टोइज। इतनी चीज़ें दी हुई हैं आपके एनसीईआरटी में। और भी ऑर्गेनिजम्स के दिए होंगे, कुछ भरे होंगे, कुछ नहीं भरे होंगे। तो आप लोग जो नहीं भरे हैं वो खुद से भर लीजिएगा। ठीक है, तो लाइफ स्पैन जो है कभी भी साइज से कोरिलेट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आपने बात की कि क्रो की एवरेज लाइफ स्पैन कितनी है? 15 ईयर्स है। वैसे ही पैरेट की अगर हम बात करें तो पैरेट की तो लाइफ स्पैन 140 ईयर है। कितनी है? 140 ईयर्स। तो कैसे? दोनों तो एक ही साइज के हैं, लगभग दोनों तो एक ही साइज के हैं ना, लेकिन इनके लाइफ स्पैन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये बात समझ में आई? तो लाइफ स्पैन कभी भी साइज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसे ही आपके एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मैंगो ट्री जो है वो 100 से 200, 250 साल तक मैक्सिमम सरवाइव कर सकता है। लेकिन जो पीपल का ट्री है वो बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन तक सरवाइव करता है। आई थिंक 1000 से 2000 साल तक पीपल ट्री सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो आई बात समझ में? तो दोनों के साइज सेम होंगे, लेकिन लाइफ स्पैन में अंतर होगा। लाइफ स्पैन में अंतर होगा। साइज पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता है लाइफ स्पैन। ठीक है, साइज पे कभी डिपेंडेंट नहीं होता है लाइफ स्पैन। आ गई बात समझ में? तो एक एग्जाम्पल हमने क्या लिख लिया? मैंगो ट्री का लिखा, मैंगो ट्री और पीपल ट्री, पीपल ट्री। आ गई बात समझ में? इसको नोट कर लीजिए, लाइफ स्पैन को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए भाई, अगर आप पैदा हुए हैं तो आपकी मृत्यु तय है। ठीक, मृत्यु तय है। अब मृत्यु तय है यानी आपकी नेचुरल डेथ तय है। बर्थ अगर आपका हुआ है तो आपका नेचुरल डेथ तय है। तो अगर आपका नेचुरल डेथ हो रहा है तो नेचुरल डेथ होने का मतलब क्या है कि आप नेचुरली मरे, कोई एक्सीडेंटल डेथ नहीं हुई, तब हम उसको लाइफ स्पैन कहेंगे। ठीक, आई बात समझ में? अगर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हमने कंसीडर किए यूनिसेल्युलर जो इमॉर्टल होते हैं। क्या होते हैं? इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। क्या होता है? अमर। तो अगर हम बात करें जो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो इमॉर्टल है। अब सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इमॉर्टल कैसे कोई हो सकता है? सब कोई तो जीता है, सब कोई तो जीता है, कैसे इमॉर्टल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इमॉर्टल। कैसे? कि जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्युलर है वो नेचुरली कभी नहीं मर सकते, कभी नहीं मर सकते। अब आप मड वाटर लाइए, उसमें अमीबा प्रेजेंट है, उसको उबाल दीजिए तो मर ही जाएगा ना, फिर मर ही जाएगा ना, फिर तो नहीं जी सकता वो। मड वाटर में अगर अमीबा प्रेजेंट है और अगर आप उसको ला के गैस पे उबाल देंगे तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो वो मर जाएगा। तो वो जो यूनिसेल्युलर है, अमीबा है, वो कभी मरता नहीं, नेचुरली डेथ कभी मरता नहीं। मतलब कहने का क्या है कि नेचुरल डेथ नहीं होगी तो क्या होगा? तो वो डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये अमीबा का एक सेल है। ठीक है, ये अमीबा का एक सेल है, ये डिवाइड कर गया 2 सेल्स में, ये 2 सेल्स में डिवाइड कर गया। तो ये मरा कहाँ? ये मरा थोड़ी, यही सेल्स 2 सेल्स में डिवाइड हो गए, 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गए, 2 डॉटर सेल्स में
डिवाइड हो गए। तो ये मरा नहीं ना, ये मरा नहीं ना, ये मरा नहीं, ये इमॉर्टल हुआ, इसीलिए हम इसको इमॉर्टल कंसीडर करते हैं, इसीलिए हम इसको इमॉर्टल कंसीडर करते हैं, क्योंकि ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये बात हुई यूनिसेलुलरिटी के इमॉर्टलिटी की, ठीक है, मतलब अमरता की बात कर ली हमने। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात जब हम करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे, हमने 2 तरह के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, 2 तरह के रिप्रोडक्शन पढ़े हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्शन पढ़े हैं आपने? कौन कौन से रिप्रोडक्शन पढ़े हैं? एक पढ़ा है आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की जब हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब होगा, पहला हमने पढ़ा है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब क्या होगा? अलैंगिक जनन। और सेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब क्या होगा? लैंगिक जनन। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। कैसे डिसाइड करेंगे कि भाई हाँ ये एसेक्सुअल है, ये सेक्सुअल है? तो एसेक्सुअल में हमने जानना है कि एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल होगा। क्या होगा? यूनिपेरेंटल होगा। क्या होगा? यूनिपेरेंटल, मतलब एक जनक इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल। तो पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पहले हम बात करेंगे किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो पहली प्रॉपर्टी हमने देख लिया, ये यूनिपेरेंटल है। ठीक बात सर, ये यूनिपेरेंटल मान लिया हमने कि ये यूनिपेरेंटल, एक पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। अब इसमें गैमीट की बात करें, गैमीट बन सकता है, हाँ गैमीट बन सकता है, लेकिन बात यहां पे कंडीशन क्या है कि गैमीट का फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यानी सिनगैमी नहीं होना चाहिए। मतलब गैमीट मे बी फॉर्म्ड और नॉट, मतलब बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। आई बात समझ में? गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा। तो गैमीट का फ्यूजन यानी सिनगैमी नहीं होनी चाहिए, सिनगैमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी गैमीट का फ्यूजन नहीं होना चाहिए। गैमीट बन तो सकता है लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आई बात समझ में? अब अगर हम बात करें क्लोन की, ठीक है, क्लोन की बात अभी करते हैं। पहले ये देखते हैं कि देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा एक स्पेशलाइज्ड पार्ट से होता है, एक स्पेशलाइज्ड पार्ट से होता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, तो वो स्पेशलाइज्ड पार्ट से ही होगा, ठीक है। फ्लावर्स में मेल पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, तो वैसे ही एनिमल्स में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जब हम पढ़ेंगे ये वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसके बाद हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो हम उसमें पढ़ेंगे कि भाई हाँ ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ह्यूमन में, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो एक स्पेशलाइज्ड पार्ट डिसाइड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें वो पार्ट डिसाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो बात समझ में आ गई? इसमें पार्ट डिसाइड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो पार्ट की बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं किसके? क्लोन की। अब ये क्लोन क्या होता है? क्लोन मतलब आपकी एनसीईआरटी लिखती है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड क्लोन। अब हिंदी वाले सुने, आकारिकीय एवं अनुवांशिक रूप से समान जीवों को हम क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। तो यहाँ लिखिए भाई, क्या लिखेंगे? जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर organism is called
क्लोन। तो ये क्लोन की डेफिनेशन है। अब देखिए, जो क्लोन है वो हमेशा एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेगा। अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस क्यों करेगा सर? क्योंकि दोस्त इसमें केवल वन पेरेंट का ही क्रोमोसोम इनहेरिट होता है, वन पेरेंट का ही क्रोमोसोम इनहेरिट होगा। अब क्या सर, ये क्या बात हो गई? ये बात ये मतलब कि जब ये जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, मतलब क्या कि ये सिमिलर होने चाहिए अपने पेरेंट्स के, या फिर दोनों आपस में सिमिलर होने चाहिए। ठीक, दोनों आपस में सिमिलर होने चाहिए। जो दो नए ऑर्गेनिजम्स अगर बन रहे हैं, अगर बाइनरी फिजन से बन रहे हैं और अमीबा अगर क्लोन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो वो सिमिलर होने चाहिए। तो वो केवल एक पेरेंट से ही इनहेरिट करेंगे क्रोमोसोम। तो ये कैसा रिप्रोडक्शन हो जाएगा? एसेक्सुअल। वन पेरेंट यानी यूनिपेरेंटल, और यूनिपेरेंटल यानी वन पेरेंट से क्रोमोसोम केवल इनहेरिट कर रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट से क्रोमोसोम इनहेरिट होता है। जब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ हम इसकी बात करेंगे कि दो मेल और फीमेल पेरेंट से ही क्रोमोसोम इनहेरिट होंगे, दोनों पेरेंट से क्रोमोसोम इनहेरिट होंगे। आई बात भाई समझ में? बात समझ में आई? तो ये लिख लीजिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, नोट करिए पॉज करके तुरंत। चलिए हो गया भाई नोट। चलिए, तो ये हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ बात हो गई। कुछ बात और देख लीजिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंपल और क्विक मेथड होता है, सिंपल और क्विक मेथड होता है। ठीक है, अब जैसे आपने पढ़ा है, जब आप सेल पढ़ रहे होगे, क्लास 11th की हम बात करें, जब आप सेल पढ़ रहे होगे तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि हाँ भाई, ईस्ट जो है वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है, वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाता है। ठीक है, तो वो रिप्रोडक्शन उसमें हो रहा है, वो 90 मिनट में डिवाइड कर रहा है ना, 90 मिनट में डिवाइड कर रहा है। तो वो सिंपल एंड क्विक मेथड है। तो पहली बात हो गई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, क्या कि ये सिंपल और क्विक, सिंपल एंड क्विक। ठीक है, सिंपल एंड क्विक है। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी बात ये है दोस्त कि जब ये रिप्रोडक्शन हायर प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स में होगा, तो उनको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम वहाँ क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। हायर प्लांट्स में इसका नाम हो जाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो हायर प्लांट्स में कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये बात हो गई। अब हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या देखा? क्या देखा कि पहली बात हमने देखी कि हाँ सर, इसमें यूनिपेरेंटल होंगे। कैसे होंगे? यूनिपेरेंटल यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। दूसरी बात हमने क्या देखी? क्या देखी दूसरी बात? बताओ भाई। दूसरी बात हमने ये देखी कि इसमें गैमीट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता, लेकिन गैमीट का फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिनगैमी नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा। उसके बाद हमने देखा क्लोन के बारे में पढ़ा। उससे पहले हमने देखा था कि एक स्पेशलाइज्ड पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा एक स्पेशलाइज्ड पार्ट प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है। उसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि भाई जो इसमें है उसमें अनस्पेशलाइज्ड पार्ट है भी और नहीं भी है, स्पेशलाइज्ड पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा कि क्लोन क्या होता है। क्लोन मतलब जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, मतलब वो अनुवांशिक रूप से भी समान है और आकारकीय रूप से भी समान है। ठीक है, आई बात समझ में? क्लोन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होंगे तो उसमें एक पेरेंट का ही क्रोमोसोम इनहेरिट होगा,
एक पेरेंट का ही क्रोमोसोम इनहेरिट होगा, यानी एक जनक का ही जो गुणसूत्र है वो आएंगे, एक जनक के ही गुणसूत्र उसके अंदर आएंगे। उसके बाद दूसरी बात हमने क्या करी, सिंपल और क्विक मेथड है, कौन सा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है, सिंपल है एंड क्विक है। और हायर प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हमें कुछ तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है, कुछ तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है। अब कौन कौन से तरह हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है, कौन कौन से तरह के, ठीक है। डिफरेंट वेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है हमको, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करनी है। तो पहली बात हमको करनी है बाइनरी फिजन की, किसकी करनी है, बाइनरी फिजन की। दूसरी बात हमें करनी है बडिंग की, दूसरी बात करनी है हमें बडिंग की। तीसरी बात हमें करनी है स्पोर्युलेशन की। चौथी बात हमें करनी है फ्रेगमेंटेशन की। और पांचवी बात हमें करनी है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आई बात समझ में? तो ये 5 तरह के टाइप के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाइनरी फिजन कैसे होता है, बडिंग कैसे होता है, स्पोर्युलेशन कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों को भी बताएंगे कि भाई हाँ ये द्विखंडन विभाजन है, ये मुकुलन है, ठीक है, ये कायिक प्रवर्धन है, सारी चीज़ें बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये 5 तरह के हमको पढ़ने हैं, हमारे जो एनसीईआरटी में 5 तरह का दिया हुआ, ठीक है। तो ऐसे सारे लेक्चर्स चलेंगे, लेक्चर वाइज आपके चैप्टर के लेक्चर वाइज लेक्चर आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, ठीक है, हम लोग आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।